बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम दस्तगीर। प्रोग्राम एक मुलाकात के साथ जी नाज़रीन, आज जिस शख्सियत की मुलाकात हम आपसे करवाने जा रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान की मुमताज़ शख्सियत हैं मोहम्मद अख्तर मखदूमी साहब। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मेरी आपसे मुलाकात है। आप कायद-ए-आज़म के साथी रहे हैं और तहरीक पाकिस्तान की मुमताज़ शख्सियत हैं और आपने अपनी आंखों से पाकिस्तान बनते देखा है। तो पहले तो नाज़रीन को अपना इंट्रोडक्शन कराइएगा। मैं अमृतसर में कोट शब्बर सिंह हुक्म सिंह रोड सिविल लाइन में रहता था अमृतसर में। अमृतसर मेरा नाम मोहम्मद अख्तर मखदूमी है। मुस्लिम हाई स्कूल अंजुमन इस्लामिया के तहत चलता था। दो स्कूल थे, एक एम ए स्कूल और एम ए कॉलेज और मुस्लिम हाई स्कूल, ये दो तस्वीर साल की चलते थे। मैं वहाँ पढ़ता था उस वक्त। तो ये मैं 23 मार्च की भी आए। मैं पहले 1940 की हिस्ट्री बताऊं कि क्यों 40 वाला मसला हुआ कि ये 1939 में जंग जब शुरू हुई है तो असल हकीकत जहाँ से शुरू हुई है वो कौम को नहीं पता। ये असल हम बैठ कर देखते थे, हमारे सामने से सिविल लाइन, वहाँ फौजी ट्रेनिंग होती थी। वो फौजी ट्रेनिंग जो है वो जब हम सुबह सवेरे ग्राउंड के साथ लाइन होती है पानी वाली, उसके बनिए होती हैं, बनिए बैठते सारे बैठ के तो देखते थे वो, क्योंकि और हमारा कोई जरिया मार्च देखने का फंक्शन नहीं था। तो देख कर अगर खुश हो जाए जल जाए। तो वो हम जब सुबह बैठे हैं जाकर तो सुबह कोई फौजी नहीं था। तो हमने चुपका के आगे सारे मुंह लटकते रहे कि पता नहीं क्या। अगले दिन फिर भी ना हुआ। अच्छा मखदूम साहब, जरा नाज़रीन को थोड़ा सा, तब तो इंडियन और पाकिस्तानी फौजें नहीं होती थी, ये आप किस फौज का जिक्र कर रहे हैं ये भी नाज़रीन को जब बता। वो बरतानिया की फौज थी, बरतानिया की फौज की भर्ती है। हमारे वहाँ कोट शमसदीन के साथ पुलिस में होती थी, बहुत बड़ी गाँव थी, वहाँ पर भर्ती ट्रेंड होकर ना 2-3 महीने लेफ्ट राइट करना जो कुछ है से फिर ट्रेनिंग के लिए भेजते थे। वो जब हमें नाम मिले हुए तो हमने वाला साहब पूछा क्या 2 दिन से फौज की है। उन्हें कहा कि ये फौजी जो है ना वो ट्रेनिंग के चलेंगे, जो पहले फौज है वो हिटलर के साथ लड़ने के लिए चली गई। 1939 की जंग हुई है तो हिटलर ने हमला किया था मगरब की तरफ से, तो जापान ने मशरक की तरफ से कर दिया। ये 2 महाज अंग्रेजों के लिए खुले। जब 2 महाज खुले तो जितने अंग्रेज थे सिंगापुर या हांगकॉन्ग, थाईलैंड, फिर उसके बाद बर्मा, मलेशिया, ये सारे अंग्रेज जो है अफसरान सारे इंडिया में आ गए क्योंकि उनके इसके अलावा और कोई तनाज़ा नहीं थी। तो जब ये आ गए तो गांधी ने कहा कि जो फौज जिसने लंबे कॉल था उस वक्त वाइस चार्ज, उसने कहा कि मेरे पास इंडिया की बेहतरीन फौज है। वो थी मुसलमान, सिख और गोरखा, ये जंगजू कौम थी। ये तीनों फौज जो थी इंडिया में, ये तीनों इसने ब्रिटेन के साथ लड़ने के लिए स्पेन भेज दी। वो जो खाली जगह हुई थी वो सारे फिर ट्रेनिंग लेने चले गए। असल वजह वो हमारी ग्राउंड खाली हुई थी, जिससे वजह पता वो जब गई है उसे स्पेन पे उतारी है। तो चर्चिल ने कहा कि तुमने ये फौज मंगाया मेरे पीछे, मशवरा किए पीछे। उन्होंने कहा मैं हिटलर को मजा दिखाना था। तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है कि गांधी ने ऐलान कर दिया है कि तुमने फौज भेजी है। तो गांधी ने कहा कि ना तो हमारे काउंसिल से पूछा है ना मुझे पूछ रहे थे, तो बगैर हमें पूछे हमारे हिंदू या मुसलमान सारे कौम, हिंदू मुसलमान तो नहीं है, वो कहता है इंडियन नेशनल है, इनका खून बहेगा, बरतानिया के लिए क्यों जाए, तुम्हें मशवरा करना चाहिए बगैर मैं लहाजा फौज भेजे, वरना इंडिया सा छोड़ दो। क्विक इंडिया जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ 1939। तो चर्चिल ने कहा कि 2 बाग खुले हैं, ये तीसरा बाग अगर गांधी ने खाला हम मर जाएंगे, किसी बात से किसी जगह नहीं रहेंगे। तो उन्हें कहा क्या करना चाहिए। उन्हें कहा फिर इसका तोड़ देखो गांधी का। तो उन्हें कहा भी तोड़ किसका है। उन्हें कहा डिवाइड एंड रूल है हमारा तरीका। आप इस तरह करो कि गांधी के मुकाबले कोई बंदा देखो। उन्हें कहा हे एक है महमद, क्योंकि मोहम्मद को महमद कहते, वो कहते एक महमद है, वो अपने उसका अखबारों में ध्यान आता है, मैं उसको बुलाता हूँ। उन्हें कहा बुला उसको, ताकि कोशिश करो कि गांधी के खिलाफ एक आदमी खड़ा किया जाए, हमारी जान ले, वरना तुम्हें ही फांसी लग जाएगी, मुझे ही फांसी लग जाएगी अगर एक आदमी मर गया। तो उसने कहा कि मैं ठीक है मैं बुलाता हूँ। जब कायदे-आज़म को बुलाया तो कायदे ने कहा यार आज तक तुमने लिफ्ट ही कराया, ये गांधी जी को अक्सरियत थी तो उनसे बात करता था, तो मुझे आज क्यों बुलाया। कायदा चला गया, हर पढ़ा लिखा तो समझदार। जब उसने बातें की तो उसने कहा यार
हमारा तो इन्होंने दिमाग खराब किया हुआ था, हमारे कान भरे हुए थे। ये कहते थे ये जंगजू कौम है, ये बदरी कौम है, ये पसंद नहीं कर सकते, ये दहशत गर्द कौम है। तो हम तो डरते थे आपसे कि यार दहशत कौम है, इसलिए बुलाते नहीं थे। तो आपने जो बातें की यार, मेरा वाह तो मेरे मशीन बन जाए। मैं कहा ठीक है बुलाई करेगा। आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा बात यह है कि आपको पता है कि इंडिया में दो कौमें हैं, आप कहते हैं एक कौम है, क्योंकि गांधी कहता था इंडियन नेशनल, दो कौमें नहीं कहता, वो कहता था इंडियन नेशनल कौम है। अंग्रेज भी कहते थे इंडियन नेशनल। मैंने कहा तो आप तो एक इंडियन नेशनल है। कहता नहीं, हम मुसलमान हैं, वो हिंदू है, दो कौमें हैं। हम दफनाते हैं, दूसरे वो जलाते हैं। हम अपना शादी ब्याह पर हमारा निकाह होता है, वो उनके फेरे होते हैं। इसी तरह हमारा बिल्कुल रहना जाना बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम दो कौमें तस्लीम करें। मैंने कहा ये तो कोई ऐसी बात है। मैं चर्चिल से बात कर, उससे चर्चिल को बात की। चर्चिल ने कहा यार हमें क्या तकलीफ है, अगर उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है, इतनी जंगजू कौम है तो खड़ा कर दो, बुलाओ उसको। क्या कहता है? मैंने कहा वो कहता है कि हमें दूसरी कौम तस्लीम कर लो, मुस्लिम। मैं कहा कर लो, फिर हमारा को पैसा लगता है। उन्हें बुलाया फिर कायदा, ये 8 तारीख को बुलाया था, 8 मार्च को कायदा 8 मार्च 1939 1940 8 मार्च 1940 8 मार्च 1940 को उसने बुलाया दोबारा। कायदे आज़म गया, उन्हें कायदे आज़म को नहीं पता कि असल मसला क्या है। वो गया, कहता मैंने चर्चा से बात की थी। वो कहता हमें तो कोई तकलीफ नहीं। तो कहता फिर तस्लीम करे। फिर ये 11 मार्च 1940 को कलकत्ता के अखबार में उसका नोटिफिकेशन आया। वो मेरे पास था, मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे तो नहीं कहता कि आप लोग करेंगे, मैं ढूंढना है, मिल गया तो मैं अखबार का नाम बताऊंगा। 11 मार्च 1940 को उस कलकत्ता के अखबार में, उस वक्त कलकत्ता था, दिल्ली या लाहौर ही होते अखबार, उस अखबार में लिखा था कि हमने अंग्रेजों ने पाकिस्तान मुसलमानों को दूसरी कौम तस्लीम कर लिया। उनका लीडर जो है मोहम्मद कायदा तो नहीं है, कायदा क्यों कायदा का ये भी तंद का है, ये तंद हुआ था कायदा, ये इसलिए कायदा है। तो उसने जब किया, उसके बाद कायदा को बुलाया ने 8 को, तो कायदा ने जब तस्लीम किया तो वहीं पर 15 दिन का मार्जिन, 15 दिन 8 23 बनता है, 15 दिन का मार्जिन रख के उन्हें कहा कि सारे इंडिया से आने हैं तो कहाँ होना चाहिए। ये मलक बरकत अली जो छोटी जो के सामने हाल होता था, यहाँ मीटिंग होती थी, वो हाल भी बर्बाद कर दिए, नामो निशान, हालांकि वो कौमी विरसा हमारा था, वहां पर मीटिंग हुई। उसने कहा कि कायदे आज़म को कि इंडिया में आप अगर दिल्ली या कहीं और कहाँ करेंगे तो उससे बेहतर है मुसलमान जो है 5 वक्त का नमाजी है, उसको नमाजी यार 5 वक्त की नमाजी है, वुज़ू भी करना है, नमाज भी पढ़नी है, सोना भी है। होटल नहीं होते थे, होटल कहाँ होते थे? तो अमीर आदमी तो नवाबों के पास कोठी में चले जाएंगे, आम आदमी कहाँ जाएगा? मैं क्या बादशाही मस्जिद बेहतरीन जगह है, ये आपको मैं पहली दफा इसलिए बता रहा हूँ कि क्यों बादशाही मस्जिद, लिहाजा तमाम लोग जो है बादशाही मस्जिद में सोए भी हैं, पानी भी मिला, मस्जिद नमाज भी पढ़ लिया, खाना वहीं पर तकसीम होता था। उसने कहा इसके साथ मिंटो पार्क है हमारी, वहाँ जलसा हो सकता है, इसलिए मिंटो पार्क को मुकर्रर किया था। तो मिंटो पार्क करारदाद है, मिंटो पार्क करारदाद है, मिंटो पार्क का नाम खत्म कर दिया, फिर करारदाद लाहौर आया, अब लाहौर करारदाद पाकिस्तान हो गया। जबकि जो जलसा 23 मार्च किया उसका मैंने बता रहा हूँ कि यहाँ कोई करारदाद पाकिस्तान नहीं है। अब हमारे ये हाल है कि हमारी कौम करारदाद पाकिस्तान है। कौम को सर मैं तो कौम को बता रहा हूँ, हुकूमत को नहीं, हुकूमत को सब कुछ पता है। ये तो हमारा ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस थी जिसमें अच्छा बुलाया था सब मिंटो पार्क में। मिंटो पार्क में वो इसलिए फिर वो 21 22 23 को हुआ था, तो उसको फिर 23 पर स्पेसिफाई कर दिया गया। 23 आखिरी रखा ना, 15 दिन का मार्च रखा, तो इसलिए आ गया। इसमें ये बात है अल्लामा मशीद किया मेरे साथ 1942 में रहा है जेल में। उस वक्त ये जो जेल होती थी सेंट्रल जेल जो है वो क्या नाम अपना कॉलोनी बनी है ना, या लाहौर जो वो सेंट्रल जेल होती थी, वहाँ मेरे साथ रहे हम अल्लामा मशीद की, इसने भी शरारत की थी। ये अच्छा ये शामिल नहीं हुआ था कई बार। इसमें कहा था कि 9 मार्च को कत्ल हुआ था, जो इन्होंने पहले अंग्रेज किया था, कि उन्होंने गोली चलाई थी, 200 आदमी कत्ल हुआ था। ये भाग गया था दिल्ली, तो भाग गया था क्या कि
लोगों को कफन बना के खुद चला गया और 200 आदमी मर गए थे। ये कहता था कि उसने करारदाद में देखो इनका वो जो 200 आदमी कत्ल हुआ है उसके खिलाफ कायदे ने कहा अगर मैं ये कहूंगा तो वो कहते हैं कि पहले हालात खराब में जलसा नहीं करने दे रहे, तो कायदे ने कहा था मैं जिम्मेदार हूँ, मेरी कौम एक पता नहीं हिलाएगी तो अब जलसा करने, कायदे ने अपने सर पे लिया। तो उसने बशीर को कहा था कि मैं ये करारदाद नहीं पास करूंगा। वो कहता है मजम्मत की करार, लेकिन मजम्मत की करारदाद पाई तो मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मैं ये काम नहीं। उसके बाद फिर लामा बशीर के खिलाफ हो गया ना, यही वजह हुई। अच्छा 23 जो करारदाद यहाँ पे आल पाक इंडियन मुस्लिम हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद फिर बकायदा तहरीक शुरू हो गई उसके बाद पाकिस्तान बनने के लिए। चाली को उस वक्त तो सदर मुस्लिम लीग था अच्छा नवाज ममदूद, क्योंकि वज़ीर आज़म था तो इसको सदर भी बनाया था। बदकिस्मती, अब मैं बातें सारी नहीं कहूंगा इसलिए कि ये 75 साल की हिस्ट्री है, मैंने आगे भी कहा है। वो कहते थे बता दो, मैंने कहा नहीं, अब 75 साल गुजर गए, गुजरने दो, मैं सारी बातें आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ जो बात अच्छी है वो ठीक है, वरना तो पंडराबाद खुलेगा फायदा कोई नहीं होना, तमाशा बनाएगा तो आप ही ना, तो ऐसा उतनी बात जब मैं बताऊं वो दूसरा नहीं बताऊंगा मैं। वो इसीलिए फिर वो उसने ना 40 साल का अपराध 41 साल बेरागर कर दिया इसलिए कायदे-ए-आज़म 42 में निकला है कि फिर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जो अमीर आदमी हमारे साथ है हमें 1 या 2 सीटें मिलती हैं, इनको जहन्नम में छोड़ो, गरीब आदमी को मिलाओ, वो गरीब आदमी तुम्हारा साथ देगा। अगर तुमने कोई अलग मुल्क बनाना है, मुस्लिम कंट्री बनाना है तो इनको बुलाओ। 1942 में कायदे फिर खुद चला है, तो हमने 1942 में हमारे हेडमास्टर ने कहा कि एक बैरिस्टर आ रहा है बहुत मुनाफातमंद है, आपने कोई हरकत नहीं करती कि बुरा ना महसूस है, क्योंकि वो इंग्लैंड का पढ़ा हुआ है तो उस कायदे को नहीं कहते थे, बैरिस्टर जहाँ कहते थे, तो आपने कोई हरकत नहीं करनी। तो हमने फिर वेलकम किया था, 2 रस्से थे जो साइड में, उसमें गाड़ी अंदर चलती, मॉरस वैगन की सफेद, उसको मॉरस होती थी, तो वो कायदे से हाथ लगाया था, किसी ने हाथ नहीं मिलाया था। तो मुझे अक्सर सवाल करते हैं फेसबुक पे कि आपने कायदे से हाथ नहीं मिलाया, क्यों नहीं मिलाया? मैंने कहा यार कायदे में हाथ वो खुद नहीं मिला, और अब मैं ये बता रहा हूँ, वो इसलिए नहीं जाता था, वो कहता था जरासीम है उसको टीबी है, उसने नहीं बताया सारी उम्र। वो चाहता था कि किसी हर आदमी का हाथ साफ नहीं करना, हर आदमी ने हाथ मिलाना है, किसका जरासीम आ जाए मेरे जरासीम ज्यादा हो जाएंगे, लिहाजा वो हाथ इसलिए नहीं आता। तुम हाथ की बात करते, मैंने कहा हमने इसकी गाड़ी को हाथ नहीं लगाया था कि कायदे को बड़ा ना महसूस है। अब तो बात की बात करते, गाड़ी को हाथ मिला, अब तो हाँ गाड़ी के ऊपर चले जाते, सवाल ही पैदा नहीं है। बड़े आराम से जो है उसने महसूस किया कायदे मेरी कौम में नजम है ना, कायदे को साफे लिया। उसके बाद 42 में जब कायदे-ए-आज़म धोबीगढ़ में आया, लाहौर के बाद धोबीगढ़ जैसा, तो मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि मेरी मदर इन लॉ थी, जिससे आपने सुना होगा कि एक औरत ने अपना जेवर कायदे-ए-आज़म को दिया था। अब बदकिस्मती हमारी ये है कि उसका नाम नहीं लेते, कि उसका नाम लेके फख्र ना करें, उसका नाम ना आ जाए, बदकिस्मती या कौम की काम को दिखाया जाए। तो मैं ये शुरू किया, फिर लाहौर भी बताया, उन्होंने कहा कि यार हमें तो पता नहीं था ये औरत कौन है। तो मैंने कहा उसका नाम ज़ियाना बीबी है, रौजा शेख रोज़िन। अब मैंने उसका फोटो भी लगाई है, जो लाने को तैयार नहीं थी। 5 साल के बाद मैं पीछे पड़ा हूँ कि ये डायरेक्टर साहब ने कहा कि मैं लगाऊंगा, तो मैं उसकी शुक्रिया अदा किया। बाद में उन्होंने कायदे की तस्वीरों के साथ लगाई है। ये तस्वीर अभी हुई है, ये तस्वीर है वो और मोहतरमा की। मैंने कहा कम से कम उसकी तस्वीर लगाओ जो है, इस औरत ने अपना सब कुछ जेवर दे के कुर्बानी दी है अपनी तस्वीर। ये फैसलाबाद को फख्र है उन औरतों का। जब भी आते हैं लाभ आई थी कॉलेज के तमाम वकला, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। मैंने कहा नहीं ये तुम्हारी दादी है, तुम्हारी दादी ने तुम्हारे बिहाफ से जेवर दिया है, मैं कहा फख्र करो। तो उन्होंने महसूस किया हाँ वाकई कम का नाम तो है ना फैसलाबाद का, एक औरत ने दिया, एक औरत ने दिया, एक फैसलाबाद की औरतों ने दिया। तो मैंने इसलिए ये लगाई, बड़ी मुश्किल से लगी, नहीं लगाते थे, बस किस्मत है। मैं तो ये शुक्र है आप देखेंगे ये तस्वीर लगी हुई है वहां पर। ये बात कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एबटाबाद में भी लगी हुई है। मैंने उनको बताया, वाइस चांसलर आया था, मैंने कहा जो मेरी अलमारियों पर तो आपने तस्वीर नहीं देखी, तो मैं बताऊं कि ये वो औरत है जिसने दरिया गया। तो कह रहे ये तो हमें नहीं पता। मैं क्या फिर मैं आ रहा हूँ आपको बताऊंगा, मैं दोबारा लेक्चर दूंगा तो फिर बताऊंगा।
ये हमारी उस वक्त से कायदे में जो 1942 का जैसा 1940 की मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब वो बुलाया लंदन कौल ने, तो उसने कहा कि हम तस्लीम करते हैं। तो ये बात उसके कायदे में दो कौमी नजरिया से तस्लीम हुआ था कि हम मुसलमान कौम है, एक अलग कौम है, हाँ अलग कौम है। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल ने कहा था मुस्लिम कंट्री का चलता रहा 42 तक। फिर इन्होंने सोचा कि इसका नाम तो होना चाहिए। वो नाम का नक्शा दिया था 1945 में बनाकर, ठीक है। हाँ नक्शा भी उस वक्त नहीं बना था। 1945 में नक्शा ऐसा था कि मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था, हमारा ज्योग्राफी का उस्ताद आया था शेख गुलजार अहमद, बड़ा मोटा था, वो आया नक्शा लेकर, बहुत था, उसने बोर्ड पे लगाया था, कहता बच्चे ये देखो ये पाकिस्तान है जो कायदे आज़म ने अंग्रेजों को नक्शा दिया है, ये हमारा पाकिस्तान, वो पाकिस्तान एक था, पंजाब यूपी सीपी बंगाल, ये नक्शा था। मैंने वो नक्शा क्यों तस्लीम हुआ कि जमीयतुल उलमाए हिंद ने फैसला किया कि हम यूपी सीपी हम नहीं साथ मिलेंगे। फिर अंग्रेजों ने कहा जब वो साथ मिलने को तैयार नहीं है, सिंध ने पास कर दिया कि हम पाकिस्तान में राजा, सिंध का इलेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ पंजाब का हिस्सा था, इसलिए कि पंजाब में मजहबी अब मैं ले लूंगा। उस वक्त जमात इस्लामी, अब तो बड़ी बात नहीं है, जमात इस्लामी था, जमीयत एहराज था, अल्लामा मशरक़ की तंजीम थी और यूनियनिस्ट थी। ये 5 जमातें थी हमारे खिलाफ जिन्होंने मुखालफत करती थी। इन्होंने फिर इलेक्शन करवाना है, वरना उसमें भी हमें मेजोरिटी नहीं मिली थी। अब ये भी मैं बताऊं कि 1946 में पहला इलेक्शन हुआ था 45 में कौमी असेंबली, उसमें हमने सारी सीटें ली थी। बीन्स एंड सच्चे हिंदू था एक, सिर्फ उसकी मिनॉरिटी की सीट थी, वो उठाया बीन्स एंड सच्चे का याद होगा, बाकी सारे मुसलमान थे। जो हमारी 11 अगस्त 1947 की इजलास हुआ है उसमें, ये 45 को हुआ था, इसमें हमने कोशिश की थी और मुझे बेलचा मारने की कोशिश की थी बेईमान ये अल्लाह वाले ने, वो बेलचा छोटा साइज का होता था, वो कहता तू क्या टांगे पे जा रहा है, औरतों के वो औरतों को वोट ज्यादा था हमारा, क्योंकि औरतों को ला के आदमी को काबू नहीं आते थे, औरतों को हमने घर से निकाल कर एक टांगा मेरे सूचना वो ला कर देते थे, वहां से जो वोट डालती वो छाड़ के आते, इस तरह वोट आया है। वो अक्सरियत हमने कौमी असेंबली का 8 साल असेंबली बनी है, वो सारी की जो 46 में इलेक्शन फिर हुआ ना पंजाब का, उसमें ये सीटें हमें यूनिवर्सिटियों के खिलाफ था, उसमें सीटें हमारी मिली नहीं थी मेजोरिटी में, मगर मेजोरिटी थी। उसका नतीजा हुआ था कि कांग्रेस ने मिलकर अपना खिदर या टवाना जो है ये वजीर आला था, इससे मिलकर वजीर आला बना दिया। लिहाजा उस वक्त कायदे ने कहा था कि हम सिविल नाफरमानी करेंगे इनके खिलाफ, क्योंकि हमारा हक था जो छीना गया। हमने 3 महीने सिविल नाफरमानी किया, मार खाई। पहली दफा गैस जो है ना, आंसू गैस पहली दफा इस्तेमाल किया, तो हमें पता है यार ये क्या हुआ है, क्योंकि पहली गैस में भी इस्तेमाल, उन्होंने पहली गैस जो फौज में इस्तेमाल होती थी उन्होंने कराई, तो हमने फिर अपने कमीज़ें उतार कर कपड़ा गीला करके क्या कि आप लगाएं। तो ये है, इसमें ये बताना चाहता हूँ कि खास बात जो मैंने अभी याद आया, इसे सारे ना तो सारे मुसलमान कंट्री में है ना पाकिस्तान में है, ये बहुत आपके रिकॉर्ड आएगी कि इसलिए कि उस वक्त अर्श भी गया था कि हम मस्जिद होती खैर दिन, वहां से नमाज पढ़ के जोर की नमाज पढ़ के मगरिब और शाम पढ़ते थे ग्राउंड में जहाँ एहतियात करते। तो उस रोज इतने आदमी थे कि हमारे खड़े होने के लिए जगह बड़ी मुश्किल थी, सिर्फ बैठे थे, एक दूसरे के साथ बैठे थे। तो जब नमाज का वक्त आया मगरिब का तो मुफ्ती साहब ने ऐलान किया कि देखें नमाज का टाइम आया, सजदा नहीं आज कर सकेंगे आप, क्योंकि जगह नहीं है सजदा करने के लिए। तो आपने ये करना है कि जब आप रुकू में जाएं तो समय हमेदा उठ कर खड़े होकर दोबारा रुकू में जाना है, सजदे नहीं है, क्योंकि सजदे में आपको जगह नहीं मिलेगी, एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। तो उसने कहा कि जो अगला हिस्सा जो है ना सारा रुकू में रहे, पिछला हिस्सा जो है ना आपकी कमर पे सजदा करेगा। पहला सजदा हमने कमर पे किया है, आज तक सारी दुनिया में मुसलमान ना पाकिस्तान में कमर पे सजदा नहीं किया। उस वक्त पता नहीं अल्लाह ताला को क्या क्या पसंद आया हमारी वो आवाज में कि उसने अगले दिन सिवा दिया और गवर्नर आ गया। ये मैं बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में पहली दफा सजदा किसी कमर पे किया है, सजदा नहीं किया। ये उस वक्त अल्लाह को वो अदा हमारी पसंद आई है। तो गवर्नर ने भी
गवर्नर आज हुआ और उसने इस्तीफा दिया। ये एक छोटी बात नहीं है कि सफा मरवा हम करते हैं। अल्लाह ताला को सिर्फ अदा पसंद आई थी कि मुझे ये अदा पसंद सारी दुनिया करे। इसी तरह अल्लाह ताला को वो हमारा सजदा पसंद आया कि यार कमर में सजदा किया है। मेरी फरिश्तों ने भी कहा होगा कि हम तो सजदा करते हैं जमीन पे, इन्होंने कमर में सजदा किया, देखो कैसी कौम है तुम्हारी। तो मेरा ख्याल है वो पता नहीं अर्श भी रहा है उसने, वो फिर वो उसने इस्तीफा दे दिया और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग की हुकूमत कायम हुई है। ये आपके रिकॉर्ड आएगा, आइंदा आपको किसी ने ये नहीं बताना, क्योंकि मैं उस जलसे में था, हमने पढ़ा था। तो जी नाज़रीन, मखदूमी साहब से जो है वो बातचीत चलती रहेगी, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। तेरी तलवार जी नाज़रीन, छोटे से वक्फे के बाद हम वापस आ गए हैं। मखदूम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान कैसे बना और क्या क्या मुश्किलात आई और इनका क्या किरदार रहा स्टूडेंट लाइफ में। जी मखदूम साहब बताइएगा, कैसे पाकिस्तान बनाने में आपने किरदार अदा किया। पाकिस्तान का तो नाम नहीं था, हमने नारा लगाते थे लेते रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। तो अंग्रेजों ने कहा था पाकिस्तान का नाम तो ले रहे हैं, ये हमें बताया टेरिटरी कौन सी है, इंडिया तो बहुत बड़ा मुल्क है। तो कायदे ने फिर सोचा कि यहाँ नक्शा तो देना चाहिए। तो उस नक्शा जो हमने दिया था, जो मैंने लगा रहा हूँ तमाम म्यूजियम में, तो वो नक्शा जो था वो पंजाब, यूपी, सीपी, बंगाल इकट्ठा था। तो कायदे ये किसने बनाया था, मुझे सवाल कर दिया थे। मैंने कहा 75 साल किसी ने नहीं बताया। तो मैं आपको फिर बताऊंगा, मैंने सर्च करके फिर बताया उनको कि ये सईदुद्दीन काजी है, वो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का हेड था पंजाब यूनिवर्सिटी, उन्होंने बनाया था। उसको ड्यूटी लगाई गई थी, क्योंकि ये एक बात बरकत अली ने कही थी कि वही एक आदमी है जो बता सारी फिगर है, क्योंकि उसमें आबादी उसने दिखाई थी पंजाब की कितनी है, सिंध की सारी मुसलमान अक्सरियत आबादी सारी उसी में किताब में है। 20 किताबें बदकिस्मती मुझसे कोई तवज्जो नहीं करा। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गया हूँ, पब्लिक लाइब्रेरी गया हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज की लाइब्रेरी पहुंच गया ना, तीनों कॉलेजों में गया हूँ। तो खुदा के लिए मुझे 20 किताबें हैं और देखो उसने क्या लिखा था कायदे, कौम को पता चले। मगर मैं से कोई तवज्जो नहीं करता था, कहते हमारे पास टाइम नहीं है, आप इसे टाइम देकर आओ। मैंने कहा यार मैं पता नहीं रात कश्मीर से कहाँ से आया हूँ, ये ढूंढ रहा हूँ, तो आप तवज्जो नहीं कर रहे, अच्छा बताएंगे। तो ये हाल है अभी तक मैं कोशिश, वो फिर मुझे मिल गया। मैंने बताया कि सईदुद्दीन काजी के साथ मरियम इलाही थी, प्रोफेसर मरियम इलाही, इन दोनों ने मिलकर बनाया था। इस मरियम इलाही ने कहा था, एक डायरेक्टर है आजाद कश्मीर में महमूद भट्ट, उसने कहा था कि मैं आजाद कश्मीर गया तो उन्होंने सारा ऐलान कर दिया कि कायदे का एक साथी आया वो सारे लोग जो है कैमरे लेकर आना शुरू हो गए। तो मैं बैठा तो मैं उसको बता रहा कि ये हमने पाकिस्तान बनने के लिए नक्शा, उन्होंने कहा ये नक्शा किसने बनाया। मैं कहा हाँ, कहते मेरी प्रोफेसर थी मरियम इलाही, उसने उन्होंने कहा था कि हमने इसके साथ सईदुद्दीन काजी के साथ मिलकर, मैंने कहा तू मेरा मसला ही हल कर दिया। ये मैंने इसी आकर फिर बताया, दोबारा मेरी रिकॉर्डिंग हुई है। तो कराची वालों को तब पता चला है कि ये नक्शा किसने बनाया था। वो नक्शा जो उसके बाद वो नक्शे का उलमाए हिंद ने कहा था कि हमने साथ नहीं मिलना, तो लिहाजा वो दोनों यूपी सीपी निकाल दिया था। तो अंग्रेजों ने पंजाब का इलेक्शन कराया था। पंजाब का इलेक्शन भी इसी तरह मैंने बता रहा हूँ कि अपना खिजर या टवाना उसने हुकूमत कर दी, जिसके खिलाफ हमने याद है, तो वो फिर बाद में बनी है। उसके बाद तारा सिंह ने लाहौर में पंजाब असेंबली के बाद तलवार निकाल के कहा था कि हम पाकिस्तान नहीं, हम कब्रिस्तान बनाए, पाकिस्तान नहीं कब्रिस्तान बनाएंगे। वो जब आया अमृतसर में, क्योंकि ये दो ज्यादा शहर थे, अमृतसर लाहौर और जलंधर वगैरह मेन एक्टिव यही थे, क्योंकि ज्यादा आबादी अमृतसर की बहुत पुराना शहर था, इसलिए एक्टिव हमारे अमृतसर और लाहौर ज्यादा थे। तो मेरा ख्याल है कि अमृतसर का हमने ज्यादा एक्शन किया हुआ है। उसने आकर दरबार में गोल्डन टेम्पल है, उसमें आकर तकरीर की थी कि भाई हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, जो अमृतसर में नाम लगा उन सबको कत्ल कर दो। नतीजा ये हुआ कि उसके पास एक सड़क छोड़कर दूसरी सड़क पर परागदास चौक लाता है, ये पहला आ रहा है उसका, शायद आगे नहीं लिया किसी मेरे कहने मिले,
प्रयागराज चौक था जो मुसलमानों की आबादी थी, उस आबादी को रात को उन्होंने सारा मिट्टी का तेल डाल के जो चंद गलियां थी उस पर उन्होंने सीख लिया, तलवारें लेकर खड़े हो गए और आग लगा दी। वो सारे काफी सारे जल गए थे। जो कत्ल हुए थे वो मुर्दाखाने में गए थे। वो सब मैं मुर्दाखाने में गया हूँ, बस शौक था पता नहीं कैसे आ गया, हालांकि कर्फ्यू लगा था, कोई नहीं था। मुझे अभी खौफ है वाकई, अगर मुझे कोई कत्ल कर देता तो मेरा, मगर अल्लाह ताला ने बचा हुआ। वो मैं गया, मुर्दे देखे, जब गाड़ी ऊपर एक रेडी पे मुर्दे लाश पड़ी, आधा दर गिर रहा था और ऊपर पड़ा था, तो उसे खौफ तो आया मेरा। तो वो सारी लाशें थी प्रयागराज चौक की आबादी मुसलमानों की थी, वो सारी कत्ल हो गई। जब ये कत्ल हुई तो फिर मुसलमानों ने फैसला किया कि हम बदला लेंगे, क्योंकि टेक्सटाइल मिलें होती थी। वो रात की जो शिफ्ट खत्म हुई है, उसके बाद रात की जो शिफ्ट खत्म हुई है उस पर सिखों को कत्ल किया था। वो कत्ल का सिलसिला वहां से फिर शुरू हो गया। तो फिर उन्होंने उसके मुकाबले में फिर इन्होंने फिर कत्ल किया, हमला किया। तो वहाँ कटरा जैमल सिंह है जो बहुत बड़ी मार्केट है कपड़े की, जैसे हमारी सुपर मंडी है, इस तरह वो कटरा जैमल सिंह होता था। बहुत हिंदुओं की मार्केट थी, बहुत करोड़पति से मिलने वाले थे। तो वो सारी जला दी थी, जैसे शालमी है इस तरह जलाई थी। तो वो जली हुई सारी जलाने लगी। उनका इतना नुकसान हुआ था। फिर उन्होंने हमला किया था, उसके साथ था चौक फरीदा चौक कहलाता, पंजाबी में कहते हैं फरीदा चौक, चौक फरीद भी कह सकते हैं। वो उन्होंने कटरा जैमल से जो सड़क आती है फरीदा चौक, वहां पर आकर उन्होंने फायरिंग की थी। उस पर उनके पास थी छड़े वाली बंदूकें। तो मेरा मामू भी जख्मी हुआ था, उसे हाथ रखा हुआ, ऐसे तो बाल सारा भरा हुआ। तो मैं याद करने के लिए गया हूँ अस्पताल, तो मैं इतनी लाशें देखी थी मगर मैंने कभी महसूस नहीं किया। मगर उस वक्त मुझे बेहोश होकर गिर गया, तो डॉक्टर ने कहा इसको बाहर ले जाओ। तो मैं बाहर बैठा, पानी डाले, तो मैंने क्या हुआ यार, कहता तुम बेहोश हो गया था। तो मैं वो देख रहा हूँ कि मुझे इतनी लाशें देखी हैं, पढ़ी देखी हैं, कभी यार। मगर मामू का क्योंकि देखा कि उसके छेड़े थे, तो छड़े कुछ निकाले, बाकी नहीं निकाले थे। तो वो छड़ों पे जो इर्द गिर्द खून होता है वो देखकर मुझे ना जरा खौफ सा आया। तो उस वक्त मुझे दाइश हुआ, वरना मैंने कभी नहीं ख्याल किया था। हम जाते रहे दरबार साहब में, क्योंकि सिख हिंदू हमारे सिख दूसरे थे। एक त्रिलोचन सिंह होता था, एक जगदीश सिंह होता, दो भाई होते थे। वो उनके साथ जाते थे, हमारा क्रिकेट वगैरह। अच्छा जी, सिखों ने काफी तब भी वहां मुदाखलत की थी जब ये क्यों, वजह क्या थी? वो वजह यही किसी तारा सिंह ने उभारा था उनको। हालांकि सिख जो थे ना हमारे साथ बड़े अच्छे थे, कोई आना जाना भी था, हम दरबार भी जाते रहे। कभी उन्होंने महसूस, मैं अब जाऊँ कि मुझे एक कहता क्यों क्या खाते रहे, मैं क्या प्रसाद, कड़ा प्रसाद कहते हैं, हलवा जो है ना उसको कड़ा प्रसाद कहते हैं, वो हम छोटे छोटे देते खाने जाए, तो कभी महसूस नहीं होता था। मगर तारा सिंह ने एक्सपायर किया, जिसकी वजह से अमृतसर में हंगामे हुए, कत्लों का। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान जब बना, फिर आप क्या किरदार रहा, फिर इसके बाद जो वाकयात हुए, उसके बाद कैसे पाकिस्तान को स्टेबल हुआ, और फिर 14 अगस्त ही क्यों? सुबह सवेरे हम जब स्कूल आते थे तो हम इंतजार करते थे 12 बजे तक हम क्लास में, 12 बजे आकर मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, बाकी वो कहते हैं ना वो मुस्लिम जो तंजीम थी उसमें किसी ने काम किया, ये सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन थी, उसका सदर आता था हमारे स्कूल में। तो सारी क्लास के थी 9वीं 10वीं 8वीं 9वीं 10वीं 3 क्लासों को लेकर जाते थे। और मस्जिद खैर दिन होती थी हाल बाजार में, वहां पर करता जो शहर में जो सिविल लाइन में जलसा करना था तो वो हमारा था ईदगाह मस्जिद होती थी, ईदगाह जामिया मस्जिद, वहां पर जलसा होता था। उस जलसे में जब हमने डीसी कोठी पे गया तो मैं ये आपने सुना होगा, एक बच्ची ने डीसी की कोठी पे झंडा लहराया था पाकिस्तान का, तो वो उस वक्त हमारे साथ ही, तो उसने वो कोठी पे चढ़ के उसने यूनी जैक उतार के मुसलमान का झंडा तो इतनी गोली चली तो हमने समझा ये जख्मी होके कहीं गिर गई है, वो नीचे ना आए। तो हमें फिक्र हुआ कि यार तो मर जाएगी, वो खून में लपटा तो होगी, इसको उठाओ। तो हम देखें वो चली कैसे कि यार इसे कोठी पे इसने ऐसे गिर गई। वो बाद में देखा वो बनेरे के ऊपर लेटी हुई थी, जो डीसी के कोठी था, लेट कर फिर टांगे उसने नीचे पाई, वो टांगे से परनाला होता था जमाने में, बरसाती नाले होते थे, परनाले होते थे बाहर, आजकल तो परनाले नहीं है, वो परनाले, तो उसने परनाले को उसके पाँव से पकड़ा, तो परनाले का क्लिप होते हैं उसके पास से रखा। तो हमने कहा यार देखो इसका कैसे शाद है,
तो उसका तो हमें डर था कहीं वो जख्मी होकर पता नहीं मर गई है क्या हुआ। तो हम भागे पिछले तरफ तो देखा वो नाले से उतरी है। तो ये उस बच्ची का कारनामा था, देखा इतने बच्चे वो उसमें बहुत गोली चली, हम बच गए, हम लेट गए थे। अच्छा गोली वो चलाते थे डायरेक्ट नहीं चलाते, वो जमीन पे गोली मारते थे, वो जो रिबाउंड होती थी वो हमें लगती थी, तो जख्मी भी होता था, थोड़ा सा जो मामूली लगता था। ये हालांकि अंग्रेज थे, आजकल तो डायरेक्ट चलाते हैं, वो जमीन पे मारते थे गोली। अच्छा फिर फाइनली पाकिस्तान आजाद हुआ उसके बाद 1940 वो 14 अगस्त 1947 को। ये दो जो रेड क्लिफ अवार्ड हुआ या तकसीम जो पंजाब को करना हुआ, तो रेड क्लिफ अवार्ड आया था वो जून में, जुलाई में उसने फैसला पहले किया था, उसमें अमृतसर जो है वो पाकिस्तान में था। ये इस हकीकत ये है कि उस वक्त रियासतें जो थी, 3 रियासतें थी भागलपुर के साथ सिखों की, उदयपुर, जोधपुर, ये वो जो राजे थे इनकी मुलाकात कायदे से हुई थी। तो कायदे से वादा किया था कि अगर हमारी जो फिरोजपुर बॉर्डर का हेडवर्क है अगर पाकिस्तान में आया तो फिर हम पाकिस्तान में शामिल, क्योंकि नहरें सारी उनकी शराब कर। तो जब नेहरू ने उनको बुलाया तो उन्हें कहा भी देखो हम सीधी सी बात कर रहे हैं, कायदे से बात हुई है कि अगर हेडवर्क से आएगा, जिस जगह आए, जिस मुल्क में आएगा उसमें हम साथ होंगे, हम ये नहीं हम हमारे अपने अवाम को बनने नहीं देंगे, क्योंकि नहरे उससे गए। लिहाजा नेहरू ने लेडी माउंटेन से मिलकर, माउंटबेटन, तीनों ने मिलकर रेड क्लिफ को प्रेशर डाला। अमृतसर भी आए, वो अपना वो क्या नाम सर्द इलाका जो है आ जाता भूल जाते मैं बातें, वो उसको प्रेशर डाला कि तुमने ये फिरोज में हेडवर्क करना किसी तरह इंडिया में डालना। लिहाजा उसने फिर वो पहला नक्शा जो बनाया था उससे अमृतसर उसने वो जला दिया था नक्शा। लोगों ने बाद में पूछा उसके साथियों ने कि यार तुमने वो जो पहले नक्शा बनाया था, क्या तो वो खराब था जैसा उसने बहाना लगाया। फिर उन्होंने कहा कि इन लाहौर को अदा करो, प्रोग्राम था कि लाहौर को अदा करो, मगर उन्हें कहा कि नहीं ये मैं हरकत नहीं करूंगा, ये मैं आपके मानता हूँ हेडवर्क में आपकी शामिल कर देता हूँ, ये मैं नहीं मानता जो बॉर्डर लाहौर का है वो बॉर्डर ही रहेगा। लिहाजा फिर अमृतसर जो है वो 14 अगस्त पहले बाद में फिर इंडिया में चला गया। मेरे वालिद साहब ने कहा कि बेटा अब इससे करो कि बच्चों को सबको ले जाओ, क्योंकि लाहौर में मेरे ताया होते थे रेलवे में, तो उन्होंने कहा वहां रहो, ये हालात ठीक होंगे तो वापस ना हम सारे लाहौर में आ गए। लिहाजा वो 14 अगस्त को हमसे पहले ट्रेन गई है, अमृतसर से लाहौर आती थी, वो सारी की सारी ट्रेन कत्ल हो गई थी। ये आपको पता होगा सारी ट्रेन। तो जब स्टेशन पे आई है तो कुछ दरवाजा नहीं खुला, जब दरवाजा नहीं खुला सब हैरान थे कि यार सवारी नहीं होती। जब दरवाजा खोला तो मैंने वो तस्वीर बनाई, आपने देखी होगी कि वो सारी लाशें थी। तो वो लाशें जो थी वो 15 को, हमारी ट्रेन 15 को आई है। सिखों ने मारा उनको, सिखों ने कत्ल किया था। अच्छा ये बताऊं कि कहाँ किया था? अमृतसर से तकरीबन 8-10 किलो वीरान इलाका बंजर जगह थी, वहां से जब गुजरी है तो सिखों ने पहले फायरिंग की उस ट्रेन पर। जब फायरिंग करने के बाद फिर वो मैदान में आकर उस गाड़ी को कत्ल किया है। जो लोग इस कत्ल किया उन्होंने गाड़ी किया, दूसरी तरफ खाली था तो वो बाद लोग जो है ना भागे हैं ताकि हम अपनी जान बचाए। तो वो देखा हमने, वो लाशें हम देख रहे थे 15 को, हम वही लाशें देख रहे थे कि उन्होंने कहा वो लाशें पड़ी हैं उसी तरह पड़ी है कल की। तो अभी देर तो हमारी गाड़ी पे फायरिंग हो गई, हम सारे डेट के कलमा पड़ा हुआ, हम भी गए, जिस तरह ये मरे हम भी मर गए, हमें तो नहीं पता था क्या हुआ। हम कलमा पढ़ते सारे वो सिख जो है ना मैदान में आ गए कत्ल करने के लिए। जब वो मैदान में आए तो वो पहला कंटिजेंट था मुसलमान फौजियों का जो दिल्ली में आया था। उस वक्त ब्रिगेडियर था अयूब खान, इसकी ड्यूटी लगी थी कि तमाम फौज जो आए इकट्ठी होकर तो अमृतसर भेजो, अमृतसर वो लाहौर आएंगे। वो चंद कंटिजेंट थे, कैप्टन था उनके साथ। वो जब वो खामोश वाले बैठा, जब सिख मैदान में आए गाड़ी पे हमला करने लगे, उसने उस वक्त भी गोली चाहिए ताकि अपना असला बचाया जाए। वो जब जख्मी हुआ तो सिख भागे। हम इस तरह बचे हैं कि हम आए लाहौर में। तो मैं ये बता रहा हूँ कि उस लाशों का मैं चश्मदीद गवाह हूँ, जो मैंने आके इनको कहा है कि वो 2-2.5 लाशें थी और किसी कब्रिस्तान में तो नहीं आ सकती, वो कहाँ दफनाई आप? तो वो किसी ने बात नहीं पाई। वो भी मैंने तस्वीर बताई है कि कामरान 12 गली है, इसके पीछे गड़े होते थे रेत के, कोई ट्रक रेत उठाते थे,
उन घरों में उन्होंने कहा कि इसको डालें। मैं वहां गया हूँ, वो जो आजकल ठेका लिया हुआ ना वो किस्सियों का, वो दो आदमी वहां पर वो नाम भी लिखे हुए, उनका नाम दोनों का है। उन्हें कहा हमारे बाप ने बताया था कि हमने लाशें इस पीछे दफनाई थी, वो उनके हिस्से। आप कायदे में मोहम्मद अली जहाँ से मिले, कुछ बताइए उनके बारे में। हम सिर्फ देखिए कायदा से तो बड़े बड़े लीडरों का नहीं बुलाता था, लिस्ट नहीं करता था, ये भी मैं ऐसा, इसलिए मुझे कायदा की सारी बातें पता है कि उनका जो प्राइवेट सेक्रेटरी था जिसपे इत्मीनान करते थे वो डॉक्टर जियाउल इस्लाम है। मेरी तस्वीर है, वो किताब में आएगी, उसके बाद शराफती कार्ड। वो डॉक्टर इस्लाम से, सिर्फ जियाउल इस्लाम से, वो कहता था उसका बेटा कोई नहीं है, वो शेरा वाला गेट में रहता था। वो इस्लामिया कॉलेज का स्टूडेंट फेडरेशन का प्रेसिडेंट था। अच्छा, ये भी मैं एक बात सारी में बताऊंगा कि उससे पहले निजामी जो है ना मीरा, ये सदीजन था, इसने रिजाइन कर दिया था। तो बहुत बुरा, वैसे मैं बात ही सारी करना चाहता, क्यों किया था मुझे पता है सारी बात, इसने निजामी ने क्यों किया था। मुखर साहब इसलिए बुरा नहीं बात है, वरना गलत आदमी इसके करेंगे, मेरी बात को ले चलेंगे। वो अपने ठीक है, अपने साथ उस वक्त तो वो स्टूडेंट था ना एमए का, तो उसको एक नौकरी मिल गई थी अखबार में, उर्दू में, लाहौर में। तो उसका मैनेजर रहा है, वो छोड़ के रिजाइन करके तो ले गया। तो डॉक्टर जियाउल शाम को फिर सदर बनाया था। अच्छा मुकद्दमी साहब, 14 अगस्त और 15 अगस्त का डिफरेंस है, तो 14 अगस्त और 15 अगस्त का डिफरेंस क्यों है? ये इसलिए है कि रात तो एक दिन ही हुए हैं, ऐसा तो एक दिन ही हुआ था। वो भी ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। आप ये बात में बेशक काट करें ताकि आपके रिकॉर्ड में तो आए ना। ये इस तरह हुआ था कि जब जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उसके सेक्शन में लिखा है कि 15 अगस्त को दो कंट्री नहीं लिखा, दो डोमिनियन का मतलब है कॉमनवेल्थ हुआ, क्योंकि गवर्नर जनरल है ना, इसलिए डोमिनियन था, वरना प्रेसिडेंट होता। हम कहते हैं आजादी, मैं कहता हूँ आजाद नहीं थे। अब कौम को क्यों कहते हैं आजादी नहीं थी, हमें खुद मुख्तारी दी थी। अब ये भी बातें कहेंगे ये खुद मुख्तारी, इसमें कहीं आजादी का नाम नहीं है। अब ये कह रहे हैं आजादी का नाम, आजादी कहाँ थी? आजादी नहीं थी, खुद मुख्तारी दी थी। इसलिए कि अंग्रेजों ने वादा किया था कायदे आज़म से कि अगर हम जंग जीत गए तो हम आपको खुद मुख्तारी देंगे। ये फैसला कायदे आज़म से हुआ जंग के दौरान 1940 में, जब कायदे ने बक्सी बंद कराई ना, उस वक्त। सही है। तो ये 15 अगस्त क्यों रखा? जुलाई होना था, 28 जुलाई मुकर्रर था। तो माउंटबेटन ने कहा कि मैं उस वक्त इंचार्ज था फौज का, नेवी का, तो मुझे पता है कि जब हथियार जापान ने डाले तो 15 अगस्त 1945, ये भी मैंने स्टैंप लगाई हुई है, आप देखेंगे म्यूजियम में स्टैंप लगाई, मेरे पास वहां पर है, दिखाऊं मैं, आप लेने या तस्वीर ले सकते हैं। वो 15 अगस्त 1945 की स्टैंप है जहाँ लिखा है विक्ट्री। वो तीन स्टैंप जारी हुई थी, उन पर उसे खुशी मनाई थी 15 अगस्त 1945 को। तो जापान ने 15 अगस्त 1945 को हथियार फेंके थे। माउंटबेटन उस वक्त उसका इंचार्ज था नेवी का। इसने कहा पार्लियामेंट को कि आप जुलाई ना रखे, हम जुबान के पक्के हैं, हमने कायदे से वादा किया था कि जब जंग जीतेंगे तो आप आजादी है, लिहाजा आप जुलाई ना रखे, 15 अगस्त रखे, क्योंकि 15 अगस्त हमारी जुबान की जंग जीतने की जुबान है। 15 अगस्त इसलिए है, वरना तो कोई रख जुलाई थे ना हम करेंगे। आप चेक करेंगे कि तो पाकिस्तान 14 अगस्त क्यों है? ये भी आपका ना, मैं हाँ तुमने, आपके पास ही रिकॉर्ड होगा, कोई नहीं आपको बताएगा। ये जब 15 अगस्त की बात हुई है तो कायदे ने कहा कि बात यह है कि हमने ये आज़ादी जो ली है, हमने जगजोत लेके आपने मारे खाई है, मेरी कौम ने मारे खाई है, हमने खून बहाया, हमने ये खैरात में नहीं लेना। इंडिया में कोई झगड़ा नहीं है ना, उन्होंने जंग ले, उन्होंने इसलिए 15 मना रहे कि ये आजाद खुद मुख्तारी मिली है। कायदे ने कहा कि मेरी कौम ने अपना खून दिया है, लिहाजा हम 15 नहीं मनाएंगे, हम साबित करें कि पहले दिन, एक दिन पहले मनाएंगे, ताकि हम आपके खिलाफ हैं। 15 नहीं तस्लीम करते, हम आज़ादी की है, हमने आज़ादी की जरूरत दी थी, आज़ादी लेंगे, आप खुद मुख्तारी दे रहे हैं, हम आज़ादी दे रहे हैं। लिहाजा 14 अगस्त एक ये है, दो इसमें। दूसरी बात जो कायदे ने अहम बात की है, ये भी आपके रिकॉर्ड में आएगा, कोई आपको नहीं बताएगा
कि जापान का सफीर आया था, उसने कायद-ए-आज़म को शुक्रिया अदा किया था इस बात पे कि कायद-ए-आज़म ने कहा था कि मेरी कौम 15 अगस्त मैंने इसलिए नहीं मनानी कि वो उनका सोग है, वो सोग मनाते हैं सारा। दुनिया में कोई मुल्क क्या है उसके उस रोज क्या सोग मनाता है। पाकिस्तान अगर 15 अगस्त को मनाएगा तो मेरी खुशी मनाएगा, पक्ष करेंगे, तो मैं नहीं पसंद करता कि वो जंगजू कौम है, बहादुर कौम है जिसने हथियार डाले हैं, उससे जुल्म हुआ, चाहे वो ब्लैक डे मनाए, मगर मैं आपके अपनी कौम को 15 अगस्त को आतिशबाजी नहीं चलाने दूंगा, आप 14 मनाए। इस बात से जो जापान का सफीर है उसने कहा कि मेरी हुकूमत ने कहा कि वाहिद पाकिस्तान है दुनिया में जिसने कहा है कि हम 15 अगस्त नहीं मनाएंगे। 15 अगस्त इसलिए हम नहीं मनाते कि उनका यौम सोग है, उनके सोग में हम खुशी नहीं मनाते, हम सोग मनाते हैं। तो जापान ने कहा, मेरी हुकूमत ने कहा कि हमने पहला कर्जा ना, जापान को आपको याद होगा, पहला कर्जा जापान ने माफ कर दिया था। अब ये कौम को नहीं बता रहे, मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला कर्जा जो उसने जापान ने दिया था उसने माफ कर दिया था। कि हम इस ये फख्र नहीं, हम इस खुशी में दे रहे हैं कि दुनिया में वाहिद कौम है जो हमारे गमी में शामिल है, खुशी में शामिल नहीं हुई, खुशी नहीं मना रहे। इसलिए 14 अगस्त हमारी दो वजह है, एक है कि हमने जुल्म भी किया, दूसरा हम जापान को नाराज नहीं करना, बहादुर कौम को नाराज नहीं किया, तो वो 15 अगस्त को उसने हथियार थे। अच्छा मखदूम साहब, आखिरी सवाल आपसे, काफी बातें होगी, हिस्ट्री भी होगी। आपने माशाल्लाह पाकिस्तान को बनते देखा, 75 साल गुजर गए, ओवर 90s आपकी उम्र है। तब के पाकिस्तान में तो अब के पाकिस्तान में क्या फर्क है? बस अच्छा, ये भी मुझे सवाल करते हैं तो मैं एक सादा जवाब है। मैं क्या 29 अक्टूबर को पहला जलसा कायद-ए-आज़म ने किया था लाहौर में, गवर्नमेंट कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड में जो चुबुर्जी के पास है, वहाँ पर पहला जलसा हुआ था। तो सिर्फ एक कुर्सी लगी हुई थी स्टेज दूसरी कुर्सी भी उसकी जो स्टेज को स्टेज सेक्रेटरी की, बाकी सारे मेरे साथ बैठे हुए थे यहाँ घास पे, मलिक शौकत सब मेरे जितने साथ। तो मैं भी जमीन में बैठा, तो एक ने कहा वो सिकंदर याद आ रहा है, तो उसने चिकन पहनी हुई थी ना, सलवार पहनी थी, वो भी आके जमीन पे बैठा है। मैं कहता हूँ कि देखो वो घास पे आके सारे बैठे मेरे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कोई महसूस नहीं किया। अब हाल ये है कि वो पहले दरिया बिछाते हैं, उस पर लाखों रुपए की कारपेट होती है, उस पर सोफे, उस पर बोने बैठते हैं। मैं क्या फर्क ये है, वो लीडर थे, ये अब बोने हैं। यही मैं कहता हूं, बड़ा डिफरेंस आ गया है। मैं डिफरेंस यही बताऊंगा ना, बाकी इसमें आप किताब लिख लें इसकी। जी नाज़रीन, ये थे मेरे साथ घास पे बैठते थे हम मोहम्मद। जी नाज़रीन, ये थे मेरे साथ मोहम्मद असगर मखदूमी साहब, जो तहरीके पाकिस्तान के एक मुमताज शख्सियत है। इन्होंने पाकिस्तान बनते देखा, बुनियादों में, वो बातें इन्होंने मुझे बताई हैं जो किसी को नहीं पता थी, जो मैं बाकी नहीं बताना चाहता वो और मुझे भी खुशी हुई इनके साथ बात करके, फख्र महसूस हुआ कि मैंने इनसे बात की। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।